और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। और उसमें भी दोस्तों दो सब्जेक्ट्स मेरे प्यारे, एसपी एंड ओसीएम। ठीक है, लास्ट ईयर के बैच में मैंने ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, बट इस बार हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए एक टैलेंटेड टीचर्स को भी रखा है साथ ही साथ, है ना दोस्तों। लेकिन तुम्हारा भाई जो है तुम्हें बहुत याद करता है, इसलिए मैंने दो सब्जेक्ट्स अपने लिए रख लिए, एसपी और ओसीएम तुम्हारा भाई पढ़ाता है। बाकी दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना, ये 12th के बच्चों के लिए है जो मैं से कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हो, उसमें भी ओसीएम भाई। तो ओसीएम द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द एंटायर 12th स्टैंडर्ड, वो तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है। और दोस्तों उसमें लेक्चर नंबर 4 मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेसन नंबर 3 का नाम देखो तो क्या है जरा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जैसा चाहो बोल लो, सही है, कोई बात नहीं। बाकी यार दोस्तों इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो। हाँ मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं पोर्शन पे, शायद काफी बच्चों के कॉलेजेस में इससे आगे होंगे, बट टेंशन ना लो, जो मैं समझा रहा हूं ना वो उतना अच्छा नहीं समझा रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि मैं से बहुत ज्यादा अच्छा समझे, लेकिन टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। तुम्हारे भाई ने बोल दिया ना, जब सिखाऊंगा पूरा सिखाऊंगा, तो मतलब पूरा सिखाऊंगा। और बोर्ड एग्जाम से पहले सिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले अपन सब कुछ खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। टेस्ट हो जाएंगे आपके, अब टेस्ट ही टेस्ट आपको देना है। आप पोर्शन की टेंशन ना करो, आप बस जैसे जैसे मैं लेक्चर डालते जा रहा हूँ आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उस लेसन को आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। बच्चे मुझे भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, सर मुझे आंसर समझ तो गया आप क्या बोलते हो, लेकिन अब उसको मैं याद कैसे करूं। भाई याद करने का कोई तरीका नहीं होता। कोई आपको अगर कहता है कि आपको उसको रिवाइज करना है, इसका मतलब पता है कैसे, आपको पता है पढ़ने का तरीका ही गलत है आपका। बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्टअप इंडिया जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको ही पढ़ते, इसको पढ़ते रहते 4-5 बार तक पढ़ते रहते। अरे भाई ऐसे नहीं होता है रिवाइज। स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब समझो, उसके बाद एक एक लाइन को वापस पढ़ो। इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, अच्छा इसका हेडक्वार्टर इन इंडिया, उसको हिंदी में डिकोड करो या जो लैंग्वेज आपको आती है उसको उसमें डिकोड करो। एक पेज को पूरा 10 मिनट लगा दो, फिर आपका वो पेज शायद आप अच्छे से याद कर पाओगे, और फिर बाद में उस पेज को वापस रिवाइज करो। ठीक है, इस तरह से होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही पेज को पूरा एक साथ रीड कर लिया, अरे सर याद नहीं हो रहा। अरे भाई ऐसे ऐसे करेगा तो याद नहीं होगा। चलो अभी आ जाओ इस पे, स्टार्टअप इंडिया आज का ये जो टॉपिक है। और दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर तुम कैसे देखोगे। बच्चा कह रहा है सर बेंच पे बैठ के, एकदम ऐसा बिस्तर पे बैठ के मैं अपने एकदम फोकस के साथ आपको देखूंगा, नहीं मत देखो फोकस के साथ। क्या करो, अपना बिस्तर है ना, हाँ, आराम से ऐसे तकिया लगाओ, ऐसा लेट के तुम्हें मुझे देखना है भाई। पक्का करोगे ऐसा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है शायद ये मोस्ट बकवास लेक्चर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें आज हम सिर्फ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक्स एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस रीड कर लेना है। हाँ लेकिन फर्दर लाइफ के लिए तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टार्टअप इंडिया आज का अपना पहला ये टॉपिक होने वाला है। दोस्तों स्टार्टअप ये वर्ड आपने अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा सुना होगा, है ना। बच्चा कह रहा है हाँ सर आपको क्या बताऊं, अभी शार्क टैंक भी चल रहा है, हर कोई आज अपना स्टार्टअप खोलता है। सर आपको मालूम नहीं, मेरे बाजू में एक लड़का रहता था, हाँ क्या करा उसने। बच्चा कह रहा है सर उसने पढ़ाई छोड़ दिया और उसने एक स्टॉल चालू किया, एक ठेला डाला उसने अपना चाय का, और उसको स्टार्टअप कहलाता है। अच्छा मतलब तुम्हारा ऐसा मानना है दोस्तों आप कुछ भी करो वो स्टार्टअप है। नहीं यार, स्टार्टअप की डेफिनेशन बड़ी वाइड सी होती है, और वही आपका बुक जो है आपको सिखाना चाहता है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे स्टार्टअप का ये मतलब होता है, यानी कि अगर उसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, उसको ओपन हुए 10 साल से ज्यादा ना हुआ हो, ओपन लेस देन 10 years एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹100 करोड़ से कम। ठीक है, ठीक है, नहीं समझा, वापस देखो स्टार्टअप उसको कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ओपन हुए, क्या ओपन हुए आपको 10 साल से कम हुआ है। अगर आपको 10 साल से ज्यादा हो गया भाई तू फिर किस बात का स्टार्टअप है, तब तो पूरी तरह से सेटल हो चुका है तू। अगर तू 10 साल से कम तक है ना, तब मैं तुझे स्टार्टअप के अंदर गिन सकूंगा। और दोस्तों जिसका एनुअल टर्नओवर इज लेस देन ₹100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है अगर वो 100 करोड़ से कम होगा तभी आप स्टार्टअप के डेफिनेशन में आओगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है आपको करनी है, बिल्कुल करनी है। एग्जाम में देखो बाई चांस ना स्टार्टअप पे डिफाइन आ सकता है कि डिफाइन स्टार्टअप, तब आप क्या करोगे। तो ये 3 लाइन बहुत जरूरी है उस चीज में। उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव, अपने देश में स्टार्टअप इंडिया का ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये अभी रिसेंट में नहीं आया है, ये बहुत पहले ही आ चुका था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसको लेके आ चुके थे।
और दोस्तों उस दिन तक तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था। अब मैं ऐसा बोलूंगा, जब तक शार्क टैंक भी नहीं आया था ना, मूवी में, टीवीज में, जब लोगों को पता चलने लगा कि यार आप भी खुद का कुछ कर सकते हो, तभी ये स्टार्टअप, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको लोगों ने रिकॉग्नाइज करा। वरना दोस्तों आपको ये सुनने में जितना आसान लग रहा है स्टार्टअप, मैं भी खुद का स्टार्टअप खोलूंगा, भाई ये उतना आसान है नहीं। ठीक है, आपको अपना स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर सको, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि स्टार्टअप पे ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बट गवर्नमेंट उसी स्टार्टअप को सपोर्ट करती है जिसको लगता है गवर्नमेंट को कि ये आगे सक्सेस होने वाला है। गवर्नमेंट हर किसी को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। स्टार्टअप, हर कोई कहता है आज मैं स्टार्टअप करने वाला हूं, अरे भाई अपनी टपरी खोलने पे, है ना, अपनी टपरी खोल ली तूने, अपनी स्टॉल खोल लिया, अपना स्टॉल कह लो, चलो उसको स्टार्टअप नहीं कहते हैं। स्टार्टअप कुछ डिफरेंट सा होता है, कुछ इनोवेटिव आप कुछ कर रहे हो, उसको स्टार्टअप कहते हैं, जिसमें आपका जो हेडक्वार्टर इंडिया में है, आपने 10 साल से कम के लिए खोला और आपका एनुअल टर्नओवर जो है ना 100 करोड़ से कम है। अरे यार ऐसे तो कल मैं भी स्टार्टअप खोल लूं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पढ़ा करके क्या कर रहा हूँ मैं, सीएस अपना छोड़ देता हूँ, अपनी डिग्री जला देता हूँ, क्या करता हूँ ना, मैं एक स्टॉल चालू करता हूँ अपना, उसमें मैं वड़ा पाव बेचूंगा, और वड़ा पाव में ना वड़ा नहीं होगा, पाव बेचूंगा सिर्फ, लेकिन उसको वड़ा पाव बोलूंगा। स्टार्टअप तुम्हारा भाई का इनोवेशन है ना, भाई मुझे ना लोग चप्पल से मारेंगे, ऐसी चीजों को स्टार्टअप नहीं कहते। या आप ऐसी चीज को, आप शॉप खेल लो अपना, आपने शॉप खोला है भाई, जैसे वो अभी चल नहीं रहा बीच में, वो क्या, अभी उसका नाम तो नहीं लूंगा, चलो ऐसे डरता नहीं हूं मैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल क्यों नाम लेना किसी का, उसका एक चाय का फ्रेंचाइजी वो बेचता है भाई, और वो चाय का उसने एक ये खोला अपना शॉप वगैरह, जो भी खेलो आप, ऑफिस वगैरह जो भी खेलो आप, क्या बोलता है भाई, स्टार्टअप है उसका, स्टार्टअप। अरे भाई चाय बेचना ये स्टार्टअप में आ गया, फिर तो शायद अपने देश में चाय के ही इतने सारे स्टार्टअप होंगे या किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो स्टार्टअप कुछ एक यूनिक चीज होनी चाहिए, तब उसको स्टार्टअप कहते हैं। चलो बाकी तो अपने देश का ये स्टार्टअप इंडिया भाई, इसका अपना मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, यहां ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको भी पता होगा अपने देश में, यार दोस्तों अपने देश में क्या क्या हर किसी के पास जॉब है, जो मतलब एक हर किसी के पास, यानी कि जो एक एलिजिबल बंदा है, जो बंदा के पास स्किल्स है, क्या उस इंसान, हर इंसान के पास आज जॉब है? नहीं है ना। जैसे आपने शायद मार्केट में ऐसा सुनने में मिलता है, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे सीए, सीएस, सीएमए, एमबीएस, आज इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज से उनके पास डिग्री है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो ये सुनने में अच्छा लगता होगा भाई कि मैं सीए करूंगा या सीएस करूंगा, एमबीए करूंगा, जॉब मिल जाएगी। भाई जॉब के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से जॉब नहीं मिलता, आपके पास उतने स्किल सेट होने चाहिए, आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों आप ये चीज समझो, अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है, डिग्री है, भाई क्या करता, मैं आपको माचिस देता हूं, अपनी डिग्री को ऐसे जला देना। ठीक है, चलो आगे। मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया नेशन ऑफ अ जॉब क्रिएटर। अपने देश में जॉब हम देते हैं लोगों को, हम बाहर बाहर देश से लोगों को बुलाते। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया में लोग काम करने आ रहे हैं? सुना है सर, बिल्कुल सुना है, लेकिन आपने ये ज्यादा सुना होगा ना कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, पूरी तरह से लोग शिफ्ट हो गए। जैसे अपना मिनी पंजाब ने क्या बोलो, कनाडा, कनाडा, हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, उसका बात कर रहा था मैं। जैसे इंडिया से अपने यहाँ पे वहां कितने लोग जाते, अरे मैं आजकल ना ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ भाई, वहां पे कैनेडियन जो सिटीजन है वो तो है ही नहीं, वहां पे आधे पंजाबी है। तो वही है भाई, मिनी मिनी इंडिया। तो क्या कह रहा था मैं, अपने देश में अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें दोस्तों जॉब क्रिएट करना है। हम चाहते हैं कि लोग किधर जाए नहीं, अपने देश में ही रहे। वैसे बोलने में आसान लगता है, वही सेकंड बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम हर किसी को जॉब नहीं दे सकते, जो योग्य इंसान होगा उसको ही जॉब मिलेगा, सीधी सी बात है। इट्स इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया जो है ना अपना, ये जो कंसेप्ट है स्टार्टअप इंडिया, इसमें क्या है ना दोस्तों, ये लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है। गवर्नमेंट चाहता है कि अपने देश वाले क्या करें ना, जॉब के लिए तरसे नहीं, वो खुद ही अपना जॉब क्रिएट करवाए, है ना। आप खुद की कंपनी खोलो यार, आपको किधर और क्यों काम करना है, आप खुद की कंपनी खोल लो। अपने इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो ये चाहते थे, इसके लिए ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करा, स्टार्टअप इंडिया। बस सिंपल सा बात है। अब देखो यार एग्जाम में ना स्टार्टअप इंडिया पे ना आपको कुछ आ सकता है, लाइक डिफाइन आ सकता है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में क्या जानते हो, स्टार्टअप क्या होता है, तब वो आपको थोड़ा सा लिखने को आना चाहिए। ठीक है, और अगर आता है स्टार्टअप पे कुछ, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप। तो इस पूरे लेक्चर में दोस्तों हमें सिर्फ यहां तक ही कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये एक आखिरी स्लाइड जिसमें भी आपको रीड करना है, आपको याद रखना है। इससे ज्यादा इस पूरे लेक्चर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, आप बस मेरा लेक्चर्स सुन लो, बस एक बार एक दो बार देख लेना, बस बहुत हो गया। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप, ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल हमारे गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था कि भाई 10,000 करोड़ अलग से रखो, जो भी स्टार्टअप जो हमें लगेगा कि ये स्टार्टअप आगे बढ़ सकता है, इसको पैसे की जरूरत है, हम देते तो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है पैसे, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से पैसे साइड में रखे कि भाई जो भी अच्छा स्टार्टअप करेगा, ये 10,000 फंड हमने साइड में रखा है, तेरे को यहां से पैसे दूंगा। चलो आगे, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। दोस्तों आप ये समझो, ये जो पेटेंट रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो ये ना बहुत कॉस्टली चीज है, ये एक लीगल कंप्लायंसेस वाली टर्म है। अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, सही समय पे मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपका सही समय नहीं है इस चीज को जानना। क्या लिखा है ये, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे आपकी जो स्टार्टअप है ना, उसके कुछ तो आपके पास एक ऐसा मेथड है जो दुनिया से सब कुछ एकदम सबसे अलग है। मतलब आपने चाय बनाया, लेकिन आपकी चाय में चाय पत्ती नहीं लगती, फिर भी आप चाय बना के देते हो। क्या बात है भाई, आपके पास कुछ तो मेथड होगा ना, गजब आदमी हो भाई, ऐसी कौन सी चाय बना रहे हो, है ना। तो क्या आप इस ट्रेड सीक्रेट को, इस सीक्रेट जो सीक्रेट टर्म है आपके पास, जो सीक्रेट मेथड है आपके पास, क्या आप उसको छुपाना चाहते हो लोगों से? आपके अलावा कोई इसको और यूज नहीं करना चाहिए ना, तो जाओ पेटेंट करा लो। चलो मैंने तुमको समझा ही दिया, मैं बोल रहा था नहीं समझाऊंगा पर समझा ही दिया। तो पेटेंट आप करवा सकते हो, मैक्सिमम 20 साल के लिए होता है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, मतलब मैक्सिमम नहीं, जनरली 20 साल के लिए होता है। उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना दोस्तों, ये बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी, यानी कि ऐसा 10-15 करोड़ इतना नहीं होता, ऑब्वियसली थोड़ी होती है, बट एक स्टार्टअप के लिए इतना भी खर्चा करना बहुत हैवी बात है, लाखों में तो होगी, ऑब्वियस सा बात है ना। तो एक स्टार्टअप जो अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसको अगर रजिस्ट्रेशन फीस आप लैक्स में मांगोगे, तो उस पर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो वही बात है, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, पेटेंट की जो फीस है ना, वो थोड़ा सा कम कर देगी। चलो आप भाई आगे, अर्ली वाइंडिंग अप। यार दोस्तों, अगर आप एसपी के बच्चे हो तो शायद आपको ना, मैंने थोड़ा सा आईबीसी का एक टच दिया था, मैंने आपको बताया था वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज कैसे होती है, याद आ रहा है? सबसे लास्ट में हम इक्विटी शेयर्स को पैसे रिटर्न करते हैं, उससे पहले प्रेफरेंस, उससे पहले सारे क्रेडिटर्स, कुछ याद आ रहा है या नहीं? सेक्शन 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट ऑफ आईबीसी कोड 2016, कुछ ऐसा याद आ रहा है? एसपी के बच्चे आपसे मैं बात कर रहा हूं, है ना। वही चीज, अर्ली वाइंडिंग अप ऑफ स्टार्टअप। अगर आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा, अब आप बोलते हो कि यार नहीं चल रहा है, बंद कर देता हूँ, छोड़ो ना यार, कहाँ, मैं अभी धंधा ही नहीं है भाई, स्टार्टअप खोल के मतलब नहीं है। एक कंपनी जब एस्टेब्लिश हो जाती है तो आप उसको रातों रात बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रोसीजर्स होती है। तो यही प्रोसीजर्स जो है स्टार्टअप के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 डेज एग्जिट, 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आपका स्टार्टअप बंद करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके लिए थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस, इन शॉर्ट। चलिए, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। अब दोस्तों कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो, और जब आप टैक्स कभी अपने लाइफ में सीखोगे तो उसमें 5 हेड्स में से एक हेड, वन ऑफ द हेड है जिसका नाम है भाई कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे एक पूरा आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो कैपिटल गेन जब आप लेसन समझोगे ना, उसमें भी ये पॉइंट है, पर आप फिलहाल के लिए ये समझो, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको फर्स्ट 3 years जब आप काम करोगे, आपके स्टार्टअप में आप बिजनेस करोगे पहले 3 साल में, तब आपको दोस्तों कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आप तब समझोगे जब आपको कैपिटल गेन आता है। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कैपिटल गेन सर क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हो, तो मेरे यहाँ पे डंडा नहीं, वरना मैं डंडा फेंक के मारता, क्योंकि मेरे भाई अभी आप बहुत ज्यादा छोटे हो, अभी आप 12th में हो। जब आप 3rd ईयर में आओगे या 2nd ईयर में आओगे, तो अगर आप फाइनेंस की इसमें हो तब आपको टैक्स का सब्जेक्ट होगा, उसमें तो मिल जाएगा आपको। और कोई बच्चा सीए सीएस सीएमए करने वाला है, तब आपको टैक्स की होने वाली है, तब आपको टैक्स में कैपिटल गेन आएगा, तब आपको जाके समझेगा। चलो, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंसेस। दोस्तों कंप्लायंसेस यानी कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा लीगल कंप्लायंसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो जब आप एक कंपनी सेट हो जाती है ना, तो उस कंपनी को बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ता है, लेकिन आप तो स्टार्टअप हो, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे हम, तो आप छोटा मोटा थोड़ा कंप्लायंस करके निकल जाना भाई, ठीक है। चलो, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, जो चाहो बोल लो। और वही है, स्टार्टअप हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हर घर में एक एंटरप्रेन्योर रहे। टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स and involve 10 lakh children in innovation related programs। मतलब वही है यार,
आप स्कूल्स में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि सुनो बच्चों, है ना, बच्चों सुनो, किधर काम मत करो, खुद का स्टार्टअप खोलो। ये गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आज जो यंग गन है, यानी कि जो यंग जनरेशन है, वो खुद का कुछ करे। अब ऐसा नहीं कोई चाय बेच रहा है मैं भी चाय बेचूंगा, अलग तरीके से बेचूंगा, भाई कुछ और काम कर ले यार। बहुत सारे इनोवेशन है, बहुत सारा आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। किसी की चाय की फ्रेंचाइजी लेके आगे बेचना, ये स्टार्टअप में नहीं आता, ठीक है। चलो भाई आगे, फिर क्या लिखा है, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। अब दोस्तों आप ये समझो ना, आजकल ना ये स्टार्टअप का ना एक अलग ही क्रेज चल रहा है। मेन रीजन ये भी है कि स्टार्टअप, मैं आपको एक रेशियो बताता हूं, अच्छे से सुनना, ये आपको किधर गूगल पे नहीं मिलेगा, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, और सोसाइटी ने से मुझे क्या सीखने मिला अपनी पूरी जर्नी में, मैं आपको ये बता रहा हूं। दोस्तों ये जो स्टार्टअप है, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो आप ऐसे समझो, अपने देश में जैसे मैं आज क्या तारीख है पता नहीं मुझे, तो जो भी डेट होगी आज, समझो इस दिन पे ना 100 स्टार्टअप रजिस्टर हुए, सिर्फ और सिर्फ तो रजिस्टर हुए भाई। इसमें से सक्सेस रेशियो पता है कितनी, मैं आपको बताऊं, मतलब ये 100 में से शायद एक महीने में 50 बंद हो जाएंगे, उस अगले एक महीने में 30 बंद हो जाएंगे, और उस अगले महीने में भाई 10 बंद हो जाएंगे। अब इस 10 में से भी दोस्तों लगेगा कि हाँ ये स्टार्टअप अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा कि इसमें से 10 में से 5 को तो फंडिंग ही नहीं मिली, तो ये 4 और ये 5 तो ऐसे ही डूब गए। अब बचे 5, इस 5 में से भी 4 जो है ना हार मान लेंगे, भाई इतना टाइम हो गया यार, क्या करूं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट हमने फंडिंग उठा ली, फंडिंग भाई उठा तो ली, उसको भी रिपे करना पड़ेगा, हमारा धंधा ही नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, बंद करना पड़ेगा भाई। तो ये 5 में से भी दोस्तों 4 बिजनेस तो बंद हो चुके, बिजनेस फेलियर के कारण, इनने पैसे ही नहीं कमा पाए। अब जो 100 में से जो 100 स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टअप बचा है। अब इस एक स्टार्टअप को भी अगर सोसाइटी हेल्प करे, सोसाइटी से मतलब फेवर मिले, तो ये एक स्टार्टअप ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, स्टार्टअप करूंगा, लेकिन जो सक्सेस रेशियो है ना वो यही है, एक 100 में से एक अच्छा स्टार्टअप बनता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये आगे बढ़ गया तो ये भी गारंटी है कि ये जो एक है, अगर ये आगे बढ़ जाता है तो ये बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर कोई सेटबैक नहीं है फिर, है ना। तो स्टार्टअप का ये फायदा है, आप होगे सबसे यूनिक, लेकिन आप मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हो, सस्टेन यानी कि आप मार्केट में जीवित रह पा रहे हो कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक पूरे स्टार्टअप के लिए। अब दोस्तों यहां तक इस पूरे लेक्चर के लिए हम समय लगाएंगे, यहां से ये पूरा लेक्चर जो है 5 मिनट्स के अंदर में फिनिश करने वाला, यस, क्योंकि यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने लिखा है, आप इसको अभी ही याद कर लोगे मेरे साथ साथ। बाकी स्टैंड अप इंडिया ये भी एक स्कीम है जो इंडिया द्वारा लाई गई थी। मेन पर्पस यही है कि अपने देश में ऐसे कुछ लोग थे जो थोड़े से बैकवर्ड रिजर्वेशन एरिया से आते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी ना, मतलब बैंक्स क्या करते थे, उनको लोन नहीं देते थे। भाई अगर लोन नहीं मिलेगा, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, जो भी लोन चाहिए, पर भाई बैंक उनको प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो ये उनके साथ गलत हुआ ना। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड अप इंडिया का कंसेप्ट लाया, ये स्कीम लाई, सो दैट ऐसे लोगों को हेल्प कर सके। बस ये कंसेप्ट इतना ही है, स्टैंड अप इंडिया। आपको इसको बस 2 से 3 बार रीड करना है, बस, इससे ज्यादा कोई मेहनत मत करना, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला इस पे। अब चलते हैं इस पे अपना आज का आखिरी टॉपिक, जो कि एग्जाम में अनदर टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना है हमें, स्किप नहीं करेंगे हम कुछ भी। अब यही है एग्रो टूरिज्म, समझेंगे, तरीके से समझेंगे इसको और बहुत मजा आएगा। बाकी ये जो भी मैंने लिखा है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आ रहा हूँ कि नहीं, मेरा अच्छा फोटो आना चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों, अब मैं क्या बोल रहा था, आपने एग्रीकल्चर पता है क्या होता है? बच्चा करे सर क्या ऐसी बात कर रहे हो आप, 12वीं के बच्चे हो, पता है ना, ठीक है। चलो टूरिज्म पता है ना क्या होता है? बच्चा कहे अरे सर क्या है यार, कैसे आदमी हो आप, बिल्कुल पता है सर। हाँ, दोनों को मिला दो, क्या करो, दोनों को मिला दो, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को अगर आप मिलाओगे तो एग्रो टूरिज्म बनता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एग्रीकल्चर और टूरिज्म को साथ में जोड़कर आप अगर कुछ काम करते हो तो उस चीज को एग्रो टूरिज्म बोलते हैं, और ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कोप है बिजनेस करने का। अपना ये लेसन हमें बताना चाह रहा है। एग्रो टूरिज्म ऑफर्स टूरिस्ट a chance to reconnect with the land and provide a hands-on experience with local foods.
ठीक है, बकवास। देखो आगे क्या लिखा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्लूड। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या क्या आता है, पिकिंग फ्रूट्स, अरे फल तोड़ना, ठीक है, टेंडिंग बीज, ठीक है, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, ठीक है। कुछ रीड तू करो ना यार, तुम टेंशन बहुत लेते हो यार। एग्रो टूरिज्म फोकस ऑन ट्रैवल दैट इज empowering to local communities both socially and economically. It is, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, it is an idea of bringing urban residents to rural areas for leisure travel and spending. मुझे दोस्तों आप एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी शहर में सिटी साइड में रहते हैं या एक बहुत डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, बट उनको ना वहां पे रहने को मजा नहीं आ रहा, वो हर दिन यही सोचते हैं यार सर गांव जाना है यार, गांव की बड़ी याद आ रही है। जैसे दोस्तों मेरा गांव ना राजस्थान में, ठीक है, तो मेरे को ना अपने गांव की बड़ी याद आती है। मैं एकदम प्रॉपर गांव से, प्रॉपर राजस्थान में एकदम प्रॉपर गांव, आपने देखा है कि तालाब है ना, पानी पानी भाई राजस्थान में बहुत पानी है, बहुत मीम चल रहा है आजकल, तो राजस्थान में बहुत पानी है भाई, टेंशन ना लो। आपका हमारा घर डूब जाता है, इतना पानी है। तुम्हारे भाई की तो हवेली है तो नहीं डूबता, ऑब्वियस सा बात है। चलो, अरे टाइम पास कर रहा है यार, थोड़ा बकवास सा टॉपिक है, थोड़ा बताना पड़ता है यार फोकस, तुम लोग यार इतना टेंशन नहीं लेने का। इट इज एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेजिडेंट्स, ठीक है, हम किस पे थे। तो दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो गांव जाना चाहते हो वापस। हाँ, काफी बच्चे बोल रहे सर मैं सर प्लीज ले जाओ, आपके साथ ही ले जाओ। ठीक है भाई, ले जाऊंगा पक्का। तो दोस्त आप गांव जाना चाहते हो, पर क्या आप वहां पे हमेशा के लिए रहना चाहते हो। बच्चा यार है सर, क्या बात कर रहे हो सर, वहां पे नेटवर्क नहीं है, कभी भी लाइट चले जाता है, पानी सर पानी की कमी है किसी किसी के गांव में। अच्छा ऐसा बात है, वो सुनने में बुरा लगा भाई। बच्चा कह रहा है सर वहां पे लाइट चले जाएगी, वाईफाई नहीं है, तो सर पबजी नहीं खेल पाऊंगा, बीजीएमआई नहीं खेल पाऊंगा, तो फिर सर मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको यही बोल दूं, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाएंगे, घूम के आएंगे, क्या बोलते हो, चल रहे हो क्या। चले, हाँ अरे तेरे से ही पूछ रहा हूँ भाई, हाँ आजू बाजू मत देख, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, चलेगा पक्का, डन करे। तो यही है भाई, अपन क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, अपन वहां शिफ्ट नहीं होना चाहते। हमें लगता है गांव में क्या कुछ नहीं रखा है, सिटी ही एक असली दुनिया है। लेकिन गांव में भी अगर हम कभी जाए तो उनका भला होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि गांव में कोई नहीं रहता, अगर आप वहां जाओगे, आप वहां से कुछ खरीदोगे तो उनका भी धंधा बढ़ेगा। लास्ट लाइन ये कहना चाहता है, आप जब शहर से अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जब आप जाते हो, आप वहां पे कुछ खरीदते हो, तो आपने गांव के लोगों का बिजनेस बढ़ा दिया। और ऐसे बिजनेस को कहते हैं एग्रो टूरिज्म। जब आप किसी रूरल एरिया में जाते हो, वहां पे एग्रीकल्चर द्वारा, जब एग्रीकल्चर और टूरिज्म करके अगर कोई पैसा कमाए और आप जो बाहर के व्यक्ति हैं आए उनसे कुछ खरीद के जाए, इस टर्म को कहते हैं एग्रो टूरिज्म। बकवास है भाई। देखो मैं और बताता हूँ, बच्चा कह रहा है सर अगर मुझे भी एग्रो टूरिज्म वाली फील्ड में आना है तो मेरे को ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा। देख भाई बताऊं, ये देख, एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म, मतलब कोई अगर तुम्हें बोलेगा ना कि मेरा एग्रो टूरिज्म का काम है, तो आप पहले ये समझो वो एग्रीकल्चर और टूरिस्ट दोनों को साथ में मिलाकर कुछ काम कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है और टूरिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, ऐसे टर्म को कहते हैं एग्रो टूरिज्म। चलो, जैसे कि आउटडोर रिक्रिएशन में क्या आ रहा है, ट्रैकिंग पे आप अगर जा रहे हो तो भाई मैं आपको बता दूं, किधर भी आप ट्रैकिंग पे जाते हो ना, आपको ना एंट्री फी देनी पड़ती है। तो ये जो एंट्री फी आप दे रहे हो, ये आप एग्रो टूरिज्म वाले को दे रहे हो। समझ में है। ट्रेकिंग, फिशिंग अगर आप इधर जाके करते हो, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ, हॉर्स राइडिंग, काफी बच्चों ने की होगी, है ना। बच्चा कह रहा है हाँ सर मैंने किया था एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो किया दोस्त, वो जिसका घोड़ा था, वो जिसका हॉर्स था ना, जो उसका ओनर है, वो ओनर अगर कभी कोई उसको पूछे कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, तब वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं एग्रो टूरिज्म वाला बिजनेस करता हूं। बस ये आपको एक टर्म सिखाना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला, ये जो लेसन है कि भाई आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना कंपनी खोलेगा, आपके पास बहुत सारा स्कोप है। एंटरप्रेनर तो इसे भी कहते हैं, एंटरप्रेनर तो इसे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको वो सिखाना चाह रहा है। एजुकेशनल में आप किधर फार्मिंग एक्सपीरियंसेस के लिए जा रहे हो, फिर क्या भाई एंटरटेनमेंट में देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये अपने महाराष्ट्र में बहुत चलता है, ये अपना हर्डा पार्टी, क्या ये हुडा पार्टी, हुडा पार्टी, क्या हुडा पार्टी। ठीक है भाई, ऐसी पार्टी बढ़िया है भाई। और ये पता है ये हुडा पार्टी कब चलती है, ये ना दोस्तों दिसंबर से चलती है, दिसंबर से फेब के महीने में चलती है। ये गूगल करो आपको समझ जाएगा। जो फार्मर्स होते हैं ना, उनका जो क्रॉप होता है एक जगह रखते,
और उससे बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अपने ढानू में अगर कोई बच्चा हो तो उसको पता होगा चीकू फेस्टिवल आता है एक। तो ये जो चीकू फेस्टिवल है ना, किसी भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आपने पूरा फेस्टिवल बना दिया, ये भी एग्रो टूरिज्म में आता है। समझ में आया? ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद क्या है? ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स। आप फार्म में लोगों को आपको फार्म स्टेज देखो यार दोस्तों, आप लोग की एक इच्छा होगी कि यार मैं ना 5 स्टार होटल में जाना चाहती हूँ, एक दिन मस्त आराम करूंगी वहां पे अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, मैं वहीं सोऊंगी वहीं रेस्ट करूंगी। ठीक है, वेरी गुड। कोई बच्चे का ये भी ड्रीम हो सकता है ना कि सर बहुत देख ली है शहर की लाइफ, कोई कोई मेहनत नहीं है यहाँ पे। असली मेहनत थी तो वो इंसान है जो फार्मिंग करता है। मैं भी एक दिन फार्मर के साथ रहना चाहता हूँ, है ना? तो भाई आप फार्म में जाके स्टे कर सकते हो और वहां पे एक फार्मिंग का आप मजे ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है भाई। बाकी रोड साइड स्टैंड्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कैंपिंग के लिए गया था। मैं कैंपिंग के लिए एक बार ना मालशेज गया था। ये महाराष्ट्र साइड, मुंबई साइड ही है, आता है पुणे, महाराष्ट्र, पुणे मुंबई के बीच में आता है। तो जैसे दोस्तों ये जो मालशेज का ये पहाड़ था ना भाई, यहाँ पे माउंटेन है, तो यहाँ पे माउंटेन जब घाट आ रही थी तो हर घाट पे ना आपको एक रोड साइड स्टॉल देखने को मिलता था। अब ये जो स्टॉल है ना, ये पता है किस में आएगा? एग्रो टूरिज्म में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ लेसन नंबर 3 को हम फिनिश करते हैं हमारे प्यारे ओसीएम के सब्जेक्ट का। तो ओसीएम का यहाँ पे हमारे दोस्तों 3 लेसन जो है कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो मैंने खिचड़ी बनाई है प्लीज आप इसको इग्नोर करो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। दोस्तों ये वाला लेक्चर में मानता हूं बकवास था, ये वाले लेसन में मानता हूं बकवास था। इसमें हमें पढ़ने लायक सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप था, एक स्टार्टअप था। और एग्रो वाला अब थोड़ा सा रीड कर लेना भाई, ठीक है? स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको इसको याद करने हैं और ये थोड़ा सा कर लेना बस, ज्यादा इस बाकी दिमाग मत लगाओ। बाकी पूरा रीड कर लेना। रीड करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है रीड करने में? नहीं ना। मैं जानता हूं कि मैं ये लेक्चर थोड़ा सा अच्छे से डिलीवर नहीं किया हूं, क्योंकि यार इसमें ना समझाने लायक कुछ नहीं है। आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर मेरे सामने अगर टेक्स्ट बुक होती ना तो मैं आपको सिर्फ रीड करता और बताता, क्योंकि ये लेसन में ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डेटा दिए गए। अब डेटा रीड करके मैं आपको क्या बता दूंगा? डेटा तो आप ही रीड कर लेना, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट, उसको क्यों लाया गया, मेन पर्पस इस पूरे लेक्चर का वो था। और आई होप आपको समझ में आया। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ भी डाउट होगा प्लीज यहाँ पे पूछना। और दोस्तों अभी भी ना मेरे बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है, क्योंकि कैसा सीन है, अब नया बैच स्टार्ट हो गया, 11th के बच्चे भाई टूट पड़े एकदम। मतलब किसी का डाउट वगैरह नहीं आ रहा है, सब एकदम तारीफ कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन मैसेजेस का एकदम ऐसा बल्क आ चुका है, तो सभी को रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो माफ करना। लेकिन दोस्तों मैं सबको रिप्लाई दूंगा यार, थोड़ा सा समय दो, मेरा भी ऑफिस वगैरह चलता है तो थोड़ा बिजी रहता हूँ। आप मेरे शायद इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे देखे होंगे, तो वही है यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन करेंगे अपन, टेंशन ना लो। चलो यार मैं अब इस लेक्चर को एंड करता हूँ यहाँ पे। मजे करो, पढ़ाई करो। लेसन नंबर 4 में मिलते हैं, आग लगाएंगे दोनों भाई, मतलब मेरी प्यारी बहन जो भी है, सब मेरी जो सिस्टर है ना यार, वो नाराज हो जाती है सारी, मेरी प्यारी बच्चियां बोलती है सर आप आपसे भाई भाई करते रहते हो, आप क्या आपके मेल स्टूडेंट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम फीमेल स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, मेरा भाई जो वर्ड है ना, इसमें फीमेल्स, मेल्स, आंटी, अंकल सब इंक्लूडेड है भाई। ठीक है, चलो अब मैं एंड कर रहा हूँ यार, तुम बाद में डांटना मेरे को।